हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग आज CSET 2019 की जो पेपर है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2013 से 2018 तक की सारी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द CSET 2019 पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 से 1000 तक लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ 5 डिजिट कितने टाइम आएगा, ये सिंपल सी क्वेश्चन है। तो हम 1 से 100 तक में अगर अब लिखते हैं 1 to 100 तक तो कितनी बार आएगी? एक 5, ठीक है, 15, 25, 35, 45, 50, है ना, 50 से लेकर के 59 तक, ठीक है, और इसमें एक 55 भी आएगा। क्लियर? इसके बाद आपको 65, 75, 85 एंड 95, ठीक है। टोटल कितने टाइम होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 50 से लेकर के 59 तक 11, ठीक है, क्योंकि 10 होंगे और 55 में 2 बार आ रहे हैं तो हो जाएंगे टोटल 11 बार 5 आएगा, ठीक है। तो टोटल 11 और 9 कितने हो गए? मतलब 1 से 100 तक अगर आप लिखते हो तो 20 बार आएगा। इसका मतलब अगर हम 200 से, अगर आप सोचिए कि 200 से लेकर के हम लिखते हैं तो इसमें तो सारे डिजिट पे 2 आएंगे, ठीक है। अब ये 2 डिजिट में 5 कैसे आएंगे? वही फिर 550, 205, 215, 225, 235। तो इसका मतलब 200 से अगर हम लोग 300 के बीच लिखते हैं, ठीक है, 200 से 300 के बीच में, तब भी 20 बार आएगा। फिर 300 से 400 अगर लिखेंगे तब भी 20 टाइम्स आएगा। 400 to 500, ठीक है, 20। इसी तरह आप 900 to 1000 भी लिखेंगे तो 20 टाइम्स 5 होगा। तो क्या हो गया? लेकिन इसमें एक चीज़ और है। क्या है ऐसा? कि अगर हम लोग 500 से लेकर के 599 600 तक लिखते हैं, ठीक है, 500 से 600 तक, तो 100 डिजिट पे भी 5 आएगा, ठीक है। जैसे 505 हुआ, है ना, 500 समथिंग, 500 समथिंग, तो 100 बार ये भी आएगा, ठीक है। 500 से 600 के बीच में जो 100 डिजिट पे होगा वहाँ पे भी 100 आएंगे, और 500 से 600 के बीच में जो ये 2 डिजिट पे आएगा, जैसे 505, 515, 25, तो वो तो 20 होगा ही होगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 20 गुने 10 ये हो जाएगा 10th डिजिट पे, है ना, 10th डिजिट पे और 100 डिजिट पे, सॉरी 10th और यूनिट डिजिट पे हो जाएगा। तो 205 हो गए, और ये वाला जो है 100 डिजिट पे कितने हो जाएंगे? 100, 500 से 600 के बीच में, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 300 बार 5 आप लिखोगे। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेज आर ऑफ सेम कलर, ठीक है ना। जैसे ये ब्लैक है तो ये भी ब्लैक है ना, ये, ठीक है, तो ये ब्लू है तो ये भी ब्लू है, ये येलो है तो इधर पीछे वाला भी येलो होगा। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेज, ठीक है। 32 क्यूब्स हैं स्मॉल साइज के और 4 क्यूब्स है बिग साइज के, ठीक है। और नन ऑफ द फेसेज ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू, ठीक है। बिगर क्यूब के जो फेस है वो ब्लू नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? कितने क्यूब ऐसे होंगे जिसके ओनली वन होंगे? अब मान लेते हैं कि 12 यूनिट की साइड होगी टोटल, ठीक है। तो 12 यूनिट की होगी, 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे क्यूब बन जाएंगी। 3 यूनिट, है ना, 3x3 का क्यूब बन गया, और ये 3, ये 3, और चूंकि हमें क्या बताया है कि ब्लू वाला बड़ा, ब्लू कलर का, ब्लू कलर दोनों होगा ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम में। और इसने क्या कहा है कि जो नन ऑफ द फेसेज ऑफ बिगर क्यूब जो होगा वो ब्लू नहीं होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन होगा और नीचे वाला जो पोर्शन होगा ब्लू नहीं होगा। इसका मतलब बिगर क्यूब जो होगा वो बीच में होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये 6, ये 6x6 का हो गया, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया है कि 12 यूनिट का एक क्यूब का साइड हो गया।
अब पूछा जा रहा है हमसे क्या कि कौन कितने ऐसे होंगे जो एक ही साइड ये होंगे, ठीक है ना, एक साइड ही। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ वन साइड फेस, ठीक है, बहुत ही आसान है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेसेस। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर हम इसको इरेज करें, और अगर आप ये समझ गए हैं, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जो कि एक ही फेस पेंट होगा। आप देख रहे हो इसमें दोनों फेस होंगे, क्योंकि ये दोनों फेस होगा, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें सब में दो हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होंगे? ये जो चार है, ठीक है, ये चार यहाँ पे, और ये तो बड़ा क्यूब को, और नीचे ऐसा ही डायग्राम नीचे भी होगा, तो इसमें भी बीच में जो चार होंगे, तो टोटल 4 + 4 मतलब 8 ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ वन साइड वन फेस ही पेंटेड होगा। आप देख लीजिए इसमें सिर्फ वन फेस पेंटेड होगा। अब यहाँ पे जो 4 बॉक्स है बीच में, उसमें तो दोनों सब में दो दो फेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये कॉर्नर सब हट गया, ये सब में दो फेस हैं, तो बीच के 4, तो टोटल हमारे 8 ऐसे क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ वन फेस पेंटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, ठीक है। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, तो ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, और कह रहा है कि बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, तो बी ए पे रख दिए। द वेट इंक्रीजेज बाई 60%। मान लेते हैं कि ए की वेट जो है वो x kg है। अब जब a + b की वेट क्या हो जाएगी? x + x का 60%, सो इट्स अ 160x/100 kg, ठीक है, 60% इंक्रीज कर दिया। नाउ हाउ मच वेट विल रिड्यूस with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल X है, ठीक है, तो B की वेट कितनी हो जाएगी? ठीक है, सो A + B की वैल्यू ये है, और A B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल जो A + B की है उसमें से हम लोग कितना हटा लेंगे? A की सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये अराउंड आता है 16x/100 kg, ये बी की वेट आई। नाउ परसेंटेज डिक्रीज इन वेट बोल रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट क्या होता है? परसेंटेज डिक्रीज किसके कंपेयर में? ठीक है, ऑफ वेट बी रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट, टोटल वेट्स के कंपेयर में। तो कितना टोटल ये हुआ? 60x/100 डिवाइड बाई टोटल कितनी थी? 160x/100, तो ये क्या हो जाएगा? 60x/160, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 38, तो इट्स अ 37.5% वेट डिक्रीज करेगा अगर बी को आप रिमूव कर दे। बी का वेट हट रहा है ना, किसके कंपेरिजन में? टोटल वेट की, तो टोटल वेट हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो 37.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो 5th मंडे ऑफ अप्रैल, इसका क्या मतलब हुआ? अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 5वां मंडे पड़ रहा है, मतलब 28, 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो या तो 29 को होगा या 30 को होगा, 29 या 30 को होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 30 दिन की होती है और 5वां मंडे है, मतलब 4 मंडे बीत चुका है, तो अगर मंडे से भी स्टार्ट होगी तो 29वां पड़ेगा, और अगर ट्यूसडे से स्टार्ट होगी तो 30 को पड़ेगा, तो 29 या 30 अप्रैल को 5वां मंडे पड़ेगा। अब क्या क्वेश्चन है? द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, ठीक है। ऑन विच डे द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20 दिसंबर। तो हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब 5th थर्सडे ऑफ नवंबर हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं पहले, कि अगर मान लेते हैं कि इसमें 2 कंडीशन बनती है। अगर 29वां 29 अप्रैल को मंडे होता है
तो 29 अप्रैल को मंडे होगा, तो एक दिन अप्रैल का, फिर 31 दिन मई का, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, और मान लेते हैं कि नवंबर 5 नवंबर पूछ रहा है, तो नवंबर का हम पहला दिन देखते हैं। तो टोटल ये होते हैं 186 डे। 186 का मतलब हो गया 26 वीक प्लस 4 ऑड डे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 नवंबर को हमारा कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर को हमारा होगा फ्राइडे। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो दिया हुआ है कि 5 को थर्सडे है, वो हो गया गलत। 1 को हमारा फ्राइडे निकल आया, अगर 29 अप्रैल को 5 मंडे पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो पक्की बात हो गई कि 13 जो अप्रैल है वो जो है वो 30 अप्रैल को 5वां मंडे है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 नवंबर को हमारा आएगा थर्सडे। ठीक है, तो 1 नवंबर को थर्सडे आएगा। तो जब 1 नवंबर को थर्सडे आएगा, क्योंकि मंडे है, देखो ये जो है, एक बार और मैं बता देता हूँ, 26 वीक प्लस 4 डे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, है ना। क्योंकि मंडे को अगर 29 को माने हैं तो 26वां वीक के बाद मंडे, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मंडे ही आएगा, मंडे से मंडे हो जाएगा। फिर इधर 4 दिन जो होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे हो जाएगा 1 नवंबर को। लेकिन अगर 30 अप्रैल को करेंगे तो यही वन जो है सो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये बचेगा 185, तो 26 वीक 3 डेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो जब 1 नवंबर को थर्सडे है तो 20 दिसंबर को हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 नवंबर को है तो 1 नवंबर को थर्सडे है। क्लियर? ठीक है, तो 1 नवंबर को थर्सडे है तो फिर 7th को होगा, 8th को होगा। ऐसे ऐसे करते करते अगर हम बात करें तो ये कितने दिन होती है नवंबर में? नवंबर में होता है 30 दिन। ठीक है, तो इसका मतलब 1 जो है वो 30 को, फिर अब क्या होगा? 1 नवंबर को थर्सडे है तो इसका मतलब अब क्या होगा? 8 को होगा, 8 नवंबर को होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 15 को होगा, फिर 22 को होगा। ठीक है, 29 को होगा, फिर 6 दिसंबर को होगा, फिर 13 दिसंबर को होगा, और फिर 20 दिसंबर को क्या हो जाएगा? थर्सडे ही होगा। सो द आंसर इज थर्सडे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सम रैट्स आर कैट्स। तो कुछ रैट्स हैं, ये ऐसे बनाते हैं हम लोग, कुछ रैट्स क्या है? कैट्स हैं। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स जो है वो डॉग है। ठीक है, नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ, तो काउ को हम लोग अलग रख लेते हैं। इतना ही बताया गया है। और हमसे कंक्लूजन में पूछ रहा है नो काउ इज अ कैट। ठीक है, अब नो काउ इज अ कैट, अब हमें जो बताया गया कि नो काउ इज अ कैट, तो इसमें बोला गया कि नो डॉग इज अ काउ, लेकिन कैट तो हो ही सकता है, क्योंकि डायग्राम आप ऐसा तो हो ही सकता है, रैट, कैट, डॉग, और ऐसा डायग्राम तो हो ही सकता है। तो नो काउ इज अ कैट ये कहना, ये इस जितना हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। नो डॉग इज अ रैट, कोई डॉग रैट नहीं, नो डॉग इज अ रैट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर देखिए आप, नो डॉग इज अ रैट, डॉग और रैट का रिलेशन हमें बताया ही नहीं, तो ऐसा तो हो सकता है ये रैट है, ये कैट है, जो सर्टेन होगा तो नो डॉग इज अ रैट, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? ठीक है, क्योंकि हमें तो बताया था सम कैट्स आर डॉग, है ना, तो रैट्स भी हो सकता है। तो ये नो डॉग इज अ रैट ये गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसी डायग्राम हो सकती है, इसमें भी तीनों हो रहा है। नाउ सम कैट्स आर रैट, ये तो सही है, कुछ कैट्स जो है रैट्स हैं। सो ओनली 3 फॉलो। ठीक है ना, सम रैट्स आर कैट्स, है ना, तो सम कुछ बिल्ली, कुछ चूहे बिल्ली है, तो कुछ बिल्ली भी चूहे होंगे, तो सम कैट्स आर रैट्स, तो ये सही है। तो ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन। ठीक है, 4 पैरेलल
लाइन है इंटरेस्टिंग इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, ऐसा। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा n पैरेलल लाइन है हॉरिजेंटल में, ठीक है, और n पैरेलल लाइन है वर्टिकल में, ठीक है, तो दो कोई भी लाइन हम ले सकते हैं, दो हॉरिजेंटल और दो वर्टिकल लाइन से, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, तो दो हॉरिजेंटल से और दो वर्टिकल से हम लोगों को पैरेललोग्राम बन सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन जितने पैरेलल हैं इनमें से दो कोई भी हॉरिजेंटल लाइन चाहिए। अब ये दोनों आप ले लो या ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई भी, एंड क्या करना है, दो वर्टिकल लाइन भी लेनी है, तभी हमारा काम कंप्लीट होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, ये होती है फॉर्मूला। अब क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि 4 पैरेलल लाइन्स है ना, तो 4c2 इंटू 4c2। नाउ फैक्टोरियल 4 बाई factorial 2 into factorial 4 minus 2 which is 2 and again 4, okay, so 4 into 3 by 2 into 4 into 3 by 2, so it's a 36 is the answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर, अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर if and only if the identification number is divisible by 4। फुटबॉल प्लेयर होगा तो डिविजिबल बाई 4, ठीक है, तो फुटबॉल प्लेयर होगा अगर तो क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। वेयर एज ए स्टूडेंट इज क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 6, तो डिविजिबल बाई 6 अगर होगा तो क्रिकेटर होगा, ये भी ठीक है। इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू ए स्टूडेंट देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। इसका मतलब वो नंबर हमें चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अगर इसमें भी 12 आएगा और इसमें भी 12 आएगा तो 12 नंबर होगा वो फुटबॉल डिविजिबल बाई 4 भी है तो फुटबॉल भी खेलता होगा, और 12 नंबर 6 से भी डिविजिबल है तो क्रिकेट भी खेलता होगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 12, 24, 26, है ना, 12 8 96 होता है ना, 12 इंटू 8 तो 36, 48, आप ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम होता है, तो टोटल 8, वैसे 12 8 जा 96 होते हैं, तो 8 ऐसे नंबर है 1 to 100 के बीच में जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, ठीक है, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस। मतलब मान लेते हैं कि रेस कितने किलोमीटर का, x किलोमीटर का हो रहा है। अब x का जब 80% क्रॉस करते हैं तो बताया जाता है कि भाई अभी तो आप 12 किलोमीटर ही क्रॉस किए हैं, तो टोटल x क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 80 विच इज 15। इसका मतलब 15 किलोमीटर का रेस है। हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर स्टॉप सपोज टू रन इन दिस इवेंट, मतलब कितने देर रनिंग करेंगे, 15 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू हैज़ 9000 विथ हिम एंड ही वांट्स टू बाई अ मोबाइल हैंडसेट। 9000 रुपया है, खरीदना है उसको मोबाइल हैंडसेट, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट। 75% ही रुपया है। मान लेते हैं कि मोबाइल कितने रुपये की है, मोबाइल कॉस्ट x रुपीज़ है ना, x रुपीज़ मोबाइल कॉस्ट है। अब x का 75% ही राजू के पास में है, कितना रुपया है, 9000, है ना, तो मोबाइल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 9000 इंटू 100 बाई 75, तो ये जो आएगा वो आएगा 12000। इसका मतलब मोबाइल का कॉस्ट कितनी है, 12000 रुपया। देयरफॉर ही बोरोज ₹2000 फ्रॉम अ फ्रेंड। अब 9000 इसके पास रहता है और 2000 ये फ्रेंड से मांग लेता है, तो टोटल इसके पास 11000 रुपये हुए, फिर भी अभी 1000 रुपये इसको कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाई द हेडसेट। क्या लग रहा है, सही है, ठीक है, राजू के पास अभी भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, ठीक है, तो मीनू का एज 2002 में, ठीक है, 2002 में मीनू का एज 1/3 एज ऑफ मीरा।
हम नेम ही रख लेते हैं। 2010 में कितने साल आफ्टर 8 ईयर्स के बाद, तो 8 ईयर्स के बाद मीनू की क्या हो जाएगी, मीनू प्लस 8, मीनू की जितनी भी रही होगी उससे 8 साल ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो रहा है, मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा। अच्छा, हाफ द एज ऑफ मीरा, तो उतने दिन के बाद मीरा का भी जो होगा एज वो 8 बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीनू एज, मीनू का एज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीनू का एज पूछा जा रहा है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। अच्छा, ऐसा पूछा जा रहा है। नाउ टू मीनू, 2 इंटू मीनू का एज, हमने एक्स वाई नहीं माना है, इसको कैसे ही सॉल्व कर दिया है, इज इक्वल टू मीरा प्लस 8। नाउ 2 मीनू प्लस 16 माइनस 8, 8 इज इक्वल टू मीरा को क्या लिख सकते हैं, 3 मीनू यहाँ से। ठीक है, मीरा का एज इज इक्वल टू 3 इंटू मीनू। यह जो नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वो मैं जस्ट एक एक्स वाई नहीं लिख करके सीधे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1, इसका मतलब मीनू का एज क्या हो जाएगा, 8 ईयर। कब, 2002 में, क्योंकि हमने क्या माना था, 2002 में मीनू का एज मीनू ही माना था। मीनू का एज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मीरा का एज के। आप मीनू को एक्स और मीरा को वाई करके भी कर सकते हैं। तो 8 साल की मीनू रही होगी इन 2002 में। ठीक है, तो 8 साल की रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ कब होगा, 1994। 8 साल की मीनू अगर 2002 में थी तो उसका डेट ऑफ बर्थ कितना होगा, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। ठीक है, राकेश स्पेंट ₹1300, राजेश स्पेंट 1500। इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स ऑफ बॉल, रैकेट का कॉस्ट है 3 टाइम्स ऑफ बॉल डज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट। अब इसमें क्या है, 10 बॉल, ठीक है, 10 बॉल्स, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट द 10 बॉल, ओके, और 10 रैकेट्स। ठीक है, ये खरीदते हैं और दोनों मिलके कितने लगाते हैं, राकेश स्पेंड 1300 और ये 1500, मतलब टोटल कितने, 2800 रुपया ये लोग स्पेंड करते हैं इस पर। ठीक है, अब एक रैकेट्स की जो कॉस्ट है वो 3 बॉल की कॉस्ट की बराबर है। तो इसका मतलब 10 रैकेट क्या हो गया, 10 रैकेट की कॉस्ट 30 बॉल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे अगर रखते हैं 10 बॉल्स प्लस 10 रैकेट्स की कॉस्ट है हमारा 2800 रुपया। तो 10 रैकेट्स इज इक्वल टू हमने क्या बोला है कि 30 बॉल्स, तो 30 बॉल्स यहाँ लिखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 2800 रुपये इसकी कॉस्ट हो गई। तो आप देख रहे हैं 40 बॉल की कॉस्ट 28 रुपये है, तो एक बॉल की कॉस्ट हो गई 70 रुपया, और एक रैकेट की कॉस्ट क्या हो गया, 3 गुना है, तो वो हो जाएगा 210 रुपया। सो द आंसर इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ अ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स, 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, 17 आर इंडियन। ठीक है, तो 70 है इंडियन, 17, और तो इसका मतलब 30 हो गए नॉन इंडियन। ठीक है, 30 हो गए नॉन इंडियन। अब क्या क्वेश्चन है, इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, 60 क्या है, वेजिटेरियन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 60 जो 60 इंडियन सारे वेजिटेरियन हो जाए, 60 इंडियन वेजिटेरियन हो जाए, तो बाकी 40 जो होंगे वो, ठीक है, तो एटलीस्ट कम से, अच्छा ठीक है, या तो ऐसा हो जाए या क्या हो जाए कि 30 इंडियन 30 नॉन इंडियन वेजिटेरियन हो जाए। ठीक है, तब भी 30, टोटल 60 लोग हमारा क्या है, वेजिटेरियन है। तो अगर नॉन, मान लीजिए मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जितने भी नॉन इंडियन है सब वेजिटेरियन है, फिर भी 30 जो है सो इंडियन वाले वेजिटेरियन होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, कम से कम 30 तो वेजिटेरियन होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग एक एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं कि नॉन इंडियन जितने भी हैं वो सब वेजिटेरियन है। ठीक है, तो पहला सही है, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन।
अगर आप दूसरा ये कंडीशन लेते हैं कि सारे 60 के 60 इंडियन वेजिटेरियन हैं, इसका मतलब 10 इसमें ऐसे ज़रूर है जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो दोनों कंडीशन हमारा सही है, तो बोथ A1 and 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR आर 3 टाउन्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर। सो P एंड Q की जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, ठीक है। वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 80 किलोमीटर। मान लेते हैं कि R कोई ऐसा प्लेस है कहीं पे भी, P और R के बीच में 80 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। Q जो है P के वेस्ट में है, P के वेस्ट में, तो ये तो ईस्ट हो गया, तो हम लोग इसको सो Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, ठीक है ना। Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, तो P के वेस्ट में Q है और वो कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर है। R इज इन द साउथ ऑफ P, तो P के साउथ में R है जो कि 80 किलोमीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस Q एंड R के बीच में? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, 3600 प्लस 6400 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। सो कितने हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 QR का स्क्वायर। सो QR की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 किलोमीटर हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लब वेंट टू मुंबई, ठीक है, एंड स्टेड इन अ होटल। एक क्लब के सारे मेंबर जाते हैं मुंबई और वहाँ होटल में रहते हैं। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग। 100 होते हैं मेंबर, उसमें क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, 80% जाते हैं शॉपिंग पे, ठीक है, 80% जाते हैं शॉपिंग पे और 50% जो है साइट सीइंग पे जाते हैं, ठीक है। अब वेयर एज 10% टुक रेस्ट, 10% ऐसे भी हैं जो होटल में ही रह के रेस्ट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रन फ्रॉम द एबव डाटा। अब मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं, या तो लोग शॉपिंग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साइट सीइंग जाएंगे, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, साइट सीइंग और दोनों जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो टोटल हमारे कितने हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग तो रेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 90 लोग ऐसे हैं जो कि या तो शॉपिंग जा रहे हैं या साइट सीइंग जा रहे हैं या दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन कौन सा होगा, जैसे मान लेते हैं कुछ कितने लोग ऐसे होंगे जो शॉपिंग भी जा रहे होंगे एंड साइट सीइंग भी जा रहे होंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो टोटल जो है शॉपिंग और साइट सीइंग में कितने लोग हो गए, 80% है, तो 80 मान लेते हैं कि 100 टोटल हम लोगों ने माना था लोग। तो टोटल जो शॉपिंग और साइट 130 है, लेकिन 90 लोग ही घूम रहे हैं। हम लोग देखे हैं शॉपिंग या साइट सीइंग या बहुत दोनों में मात्र 90, 10% तो रेस्ट, 10 लोग तो रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो 90 लोग ही घूमने बाहर निकले हैं। अब जो बाहर निकले हैं उसमें शॉपिंग 80 लोग करते हैं और साइट सीइंग 50 लोग, तो टोटल जो होगा दोनों करते हैं वो कितने हो जाएंगे, 40। तो क्या क्वेश्चन है, 40% मेंबर वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, सो दिस इज द राइट। नाउ 20% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। अगर आपको ओनली शॉपिंग निकालना हो, ठीक है, तो ओनली शॉपिंग कैसे निकाल सकते हो, टोटल शॉपिंग 80 गए हैं, उसमें से 40 लोग तो दोनों गए हैं, तो इसका मतलब 40 ऐसे तो जो सिर्फ शॉपिंग गए हैं। अगर उसी में वो, तो ठीक है, तो 40% हो गया, बट यहाँ 20% है, तो ये गलत हो गया। सो द आंसर इज ए। लेकिन अगर ओनली साइट सीइंग का आपको पूछा जाए तो क्या करते हैं, साइट सीइंग में 50 लोग गए हैं, लेकिन दोनों 40 लोग गए हैं जो दोनों गए हैं शॉपिंग और साइट सीइंग, तो 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साइट सीइंग किए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 60%। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, जो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो खेलते हैं क्या, फुटबॉल। तो 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट अ 2 व्हीलर। अब जो फुटबॉल प्लेयर है उसको मिलता है 2 व्हीलर, है ना, 2 व्हीलर मिलता है।
अब क्या है, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट अ 2, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 60 लोग क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल 40, और वो 40 को 2 व्हीलर मिलता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रन फ्रॉम द एबव डाटा। अब इतनी ही चीज़ें हमें पता है, अब हमें क्वेश्चन बनानी है। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया है, ये बताया गया है कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल के प्लेयर जो है, सारे फुटबॉल प्लेयर के पास को हैज़ गॉट अ के पास 2 व्हीलर है ना। तो ये तो बताया गया, बट क्रिकेटर के बारे में हमें कुछ बोला नहीं है। तो ये 60, ये जो बता रहा है कि 60% और तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के पास में होगा, है ना। तो इसमें जो डायरेक्ट बोला है कि 60%, मतलब पूरे जितने भी क्रिकेट के प्लेयर है ना, 60% स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर्स, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो कैन नॉट बी डन में ये हो गया। नो क्रिकेटर हैज़ ए 2 व्हीलर, ये भी कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। 40% का हमें पता है, लेकिन 60% हो सकता है 20% में कुछ लोगों के पास हो, है ना, कि 20% में तो कुछ क्रिकेटर भी हो जाएंगे। नो क्रिकेटर हैज़ ए 2 व्हीलर, ये भी कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये भी कुछ नहीं बताया गया है कि वो प्ले करते हैं कि नहीं फुटबॉल। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्रिकेट होंगे जो फुटबॉल भी प्ले करते होंगे। तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि इससे क्या कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है ना। कोई भी तीनों में से तीनों कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी है। मान लेते हैं 2 डिजिट एक नंबर है 10x प्लस वाई, उसको रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और उसकी रेशियो दी हुई है 4/7। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सच पेयर्स कितने होंगे। सो ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट्स 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x, तो 66x इज इक्वल टू 33y। सो 2x इज इक्वल टू y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2। तो कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, 12, 24, 26 और 26 नहीं, 36 एंड 48, ये 4 ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि आप देख लो 1/2, 2/4 करोगे तब भी 1/2 आएगा, 3/6 करोगे फिर भी 1/2 आएगा, 4/8 करोगे फिर भी 1/2 आएगा। तो 4 ऐसे होंगे जो इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, ठीक है। तो ए को जितना मार्क्स मिलता है वो कितना मिलता है, बी से जी। अब हम ए को ए मार्क्स मान लेते हैं और बी को बी मार्क्स मान लेते हैं। इफ बी हैज स्कोर 5% लेस मार्क्स देन सी, मतलब बी को कितना मार्क्स मिलता है, ए का 5% लेस, तो 95 ए बाई 100। ये ऐसे होगा, मैं शॉर्टकट कर रहा था कि ए माइनस ए का 5%, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 95 ए बाई 100, बी को इतना मार्क्स मिलता है। हाउ मच बी हैज लेस देन ए से 5% कम मिलता है, तो हाउ मच हैज बी स्कोर्ड। अब देखो, इसमें देखो कि ए को जो मार्क्स मिलता है वो ए का जो मार्क्स होता है बी से 20 ज़रूरत होता है। बी को हमने, ये 100 हो गया प्लस 20, तो यहाँ से आपको ए के कितने मार्क्स मिलते हैं वो हो जाएगा। सो ए माइनस 95 ए बाई 100 इज इक्वल टू 20, सो इट्स अ 5a बाई 100 इज इक्वल टू 20। सो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए को मिलते हैं 400 मार्क्स, तो बी को कितने मिलेंगे 380, है ना, बी को 380। तो पूछा जा रहा है बी को कितने मिलेंगे, क्योंकि 380 प्लस 20 इज 400। सो द आंसर इज 380। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज एंड एवरी 3 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ 1 जनवरी को दोनों साथ जाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सीता है। मैं आसान भाषा में जो जैसे बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सीता गीता, ना मान लेते हैं कि दोनों 1 जनवरी को गए, ठीक है, तो हर दूसरे दिन जाते हैं, ठीक है। तो अब कब जाएगा ये, तो पहला तारीख को गया तो दूसरे को 2 जनवरी को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, और ये सीता कब जाएगी 4 को जाएगी, फिर 5 और 6 को नहीं जाएगी, 7 को, फिर 8 9 को नहीं, 10 को, फिर 11 12 को नहीं, 13, ऐसे जाएगी, ठीक है।
और गीता कब जाएगी? पहला 1 जनवरी को, फिर 3 दिन का गैप, 2 3 4, तो 5वें दिन जाएगी, फिर 9वें दिन जाएगी, फिर ये 13वें दिन जाएगी। तो 13th जो होगा 13 जनवरी को, ये दोनों फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, सो 13th ऑफ जनवरी को दोनों फिर से साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर 3 कॉन्टेस्टेंट्स इन रेस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की रेस होती है, 3 कॉन्टेस्टेंट है एक्स वाई एंड जेड। एज्यूम दैट ऑल रन विथ अ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, सब अपनी अपनी स्पीड से हैं। एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स कितना करेगा ट्रेवल, पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, नाउ इसमें देखिए कि एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ, मतलब एक्स जो है 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो वाई को बोला कि भाई तुम 960 मीटर ही दौड़ो, मतलब तुम 40 मीटर आगे से दौड़ो। एंड एक्स गिव्स जेड ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, जेड को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम 936 मीटर ही दौड़ो, मतलब 64 मीटर आगे से पहले ही रहो, कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, मैं एक्स बोला कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, वाई को बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ से शुरू करो। ठीक है, जेड को बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ से शुरू करो 64 मीटर आगे से। तो एक्स की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 1000 मीटर दौड़ने हैं, वाई को 960 मीटर ही और 936 मीटर। इफ वाई एंड जेड वेयर टू कंप्लीट इन रेस ऑफ 1000 मीटर, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड? अगर सिर्फ वाई और जेड होगा दोनों को 1000 मीटर के रेस में, तो कितना देना पड़ेगा स्टार्ट वाई जेड को देगा। ठीक है, अब सबको पूरा करने में टाइम कितने लगेंगे, चाहे वो 1000 मीटर जाए, चाहे ये 960 जाए या 936 जाए, सो टाइम इज सेम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ एक्स बाई स्पीड ऑफ वाई हम लोग क्या निकालेंगे, 1000 बाई 960 विच इज 25 बाई 24। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि एक्स वाई बाई एस वाई और जेड का स्पीड का रेशियो निकालते हैं, तो क्या होता है 1000 बाई 936, तो ये हो जाएगा 125 बाई 117। ठीक है, ओके, सो डिड सम मिस्टेक। इसमें क्या होगा, एक्स एस वाई और एस जेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 960 बाई 936, दोनों की क्या हो जाएगा 40 बाई 39। मीन्स क्या हुआ, बस एक थोड़ी सी डिस्टेंस है ना, 1 मीटर पर सेकेंड की ही डिस्टेंस है ना, क्या किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एस वाई बाई एस जेड में ये पूछ रहा है कि अगर एस की 1000 होगी, ठीक है, वाई अगर 1000 मीटर का रेस हो, अगर इस दोनों की 960 मीटर की होगी तो 1 मीटर का हो गया, है ना। 1000 मीटर की अगर रेस होगी तो कितना होगा बाई 936, है ना, डी जेड, तो ये हो जाएगा इट्स अ 125 बाई 117। ये भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू कि अगर एस स्पीड ऑफ वाई और स्पीड जेड के बीच में बस 1 मीटर पर सेकेंड की ही डिफरेंस है, तो इसको अगर हम 50 कर देते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ही 25 से, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा कितना, ठीक है। तो अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा 975, और चूँकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इसका मतलब इसको अगर 1000 की रेस होगी तो 25 मीटर का इसको स्टार्ट देना पड़ेगा, है ना, वाई को जेड को 25 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। सो द आंसर इज 25। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, सो लास्ट समझ में आ गया आपको, ये 960 336 है तो ये 4039 हो गया। अब इसको अगर ये 1000 होगा तो क्या होगा, इसलिए हमने 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो टोटल डिफरेंस जो हो गया दोनों के डिस्टेंस में वो 25 मीटर की हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 40 की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 40, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है,
नाउ अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम लोग 26 लेते हैं और ये 39 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 25 में। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो 39 माइनस 26 क्या हो जाएगा? 13। ये y माइनस एक्स ग्रेटर देन 15 है, ये तो सही है, ठीक है। अब यहाँ है कि y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, लेस देन और इक्वल टू, ओके, सो y माइनस एक्स इज 13 ग्रेटर देन 15, ये तो कभी नहीं होगा, सॉरी 13 ग्रेटर देन 15 नहीं होगा, सो ये ऑप्शन भी गया। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल कोई भी 26 एंड 39 लिया है। नाउ y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है, ये हो सकता है कि बोल रहा है कि तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कितनी हो गई? 13, वो लेस देन 15 है, तो ये मान सकते हैं। नाउ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। नाउ 20, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 65, ठीक है, ठीक है, 65। सो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। अब हम कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले सकते हैं हम लोग इसमें? ठीक है, तो ये 65 हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि 25 और हम लोग 40 से नीचे 39 लेते हैं, तो ये 64, तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम 25 और 39 लेते हैं तो 39 में 20, ये 14 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये हमारा सब में फिट कर रहा है। एक दो नंबर लेकर के आप रख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना वाज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स, ठीक है, एना वाज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, पेरेंट्स के शादी के 4 साल के बाद एना का जन्म होता है। हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, फादर से 3 साल की छोटी है मदर। 24 years ओल्डर देन, एंड मदर जो है 24 साल एना से बड़ी है। हु इज़ 13 year old, मतलब, ठीक है, एना की अभी जो उम्र है वो कितनी है? 13 ईयर, ओके। नाउ तो एना की मदर की कितनी हो जाएगी? 24 साल बड़ी है, तो 13 प्लस 24 37 हो गया, और एना के मदर है की एज हो गई, है ना, और फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर से 3 साल की छोटी है, तो 37 प्लस 3, इसका मतलब फादर की 40 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? एट व्हाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, तो कितने साल में? तो फादर की एज, एना के फादर तो 40 वर्ष अभी है, 13 साल की लड़की हो गई, है ना, और तो कितने हो गए? 40, 40 माइनस 13 विच इज 27, और 27 हो गया, 27 एज पे एना का जन्म हुआ। अब एना की जन्म हुई थी शादी के 4 साल बाद हुई थी, है ना, तो 4 साल भी घटा दें, ठीक है, तो इसका मतलब 23 साल में शादी हुई, 27 साल में एना की जन्म हुई, है ना, सो 23 years इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट, ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पार्टिकुलर हैंडसेट। रिटेलर बोलता है हम डिस्काउंट देंगे, तो राकेश 10 मोबाइल खरीद सकता है जितना उसके पास पैसा है, तो कितना 8 मोबाइल की जगह पे 10 कर खरीद सकता है? तो अगर हम एक्स मान के बनाएं सिंपल सा, वैसे तो ये बहुत आसान है, 8 मोबाइल के पैसे में 10 मोबाइल खरीद रहे हैं, तो ये 20% का होगा, ठीक है ना। पर मैं इसको अगर हम एक्स मान के सॉल्व करें तो मान लेते हैं कि उसके पास में एक्स रुपीज़ था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसके पास डिस्काउंट से पहले वो सोच के गया था कि x/8 रुपीज़ वाले फ़ोन खरीदेंगे, ठीक है, बट उसको डिस्काउंट देने के बाद उसको पता चला कि हम उतने ही पैसे में 10 फ़ोन ले सकते हैं x/10 रुपीज़, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? x/8 रुपीज़ में खरीद सकता था, बट x/10 में खरीदा है, और पैसा कितने था? x/8, तो ये होता इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। बट ये बहुत ही सिंपल था, अगर आप 10 मोबाइल की जगह पे 8 मोबाइल, तो 2/10 इंटू 100 डायरेक्ट कर देते तो 20% इसका आंसर आ जाता, ठीक है। x/8 रुपीज़ में वो खरीदने गया था, बट उसको x/10 में मिल गया,
है ना, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट हुआ, वो 20%, ठीक है। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 14। सो x1 से x100 बाई 100, ये एवरेज हो गया 100 नंबर का, ये होता है 40। तो टोटल x1 से लेकर के मान लेते हैं कि x100 तक जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, तो उसके मार्क्स टोटल कितने हो गए, 4000 स्कोर हो गए। अब क्या है कि इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वेयर 53, 53 मार्क्स था, लेकिन गलती से वो 83 ग्रेड हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया, 83 माइनस 53, तो 30 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो अब क्या होगा मार्क्स, तो 4000 था बट वो 30 गलती से हो गया, तो 33 घटा दो टोटल 100 का, तो कितने हो जाएंगे, इससे 3097 39, ओके, 67 बाई 100, सो 39.7 इज द आंसर, ठीक है। आसान है। 33 नंबर जो इसमें क्या था कि 83 लिखा गया था, तो हम उतना मार्क्स घटा देते हैं, ओके। सॉरी, सम मिस्टेक, इट्स अ 30 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये 39.7 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज x इन द सीक्वेंस 132। तो इसमें से कितने घटाएं, -3, फिर -5, फिर -7, फिर -11, प्राइम नंबर -13, तो अब क्या होगा, -17। तो -17 होगा तो क्या होगा, 76 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। तो ये 24 घंटे में, ठीक है, 10 मिनट फास्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 8 बज रहा है तो 10 मिनट पहले ही दिख जाएगा, 7:50 में ही 8 दिख जाएगा, ठीक है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे, ठीक है। सो मंडे 8 AM, ठीक है। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको कि क्या हो सकता है इसमें, तो अगर हम वेडनेसडे को 6 PM पे पूछ रहा है हमें कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग होगी, तो मंडे 8 AM है, तो वेडनेसडे को 8 AM पे क्या होगा। अच्छा, आप देखिए, मंडे को 8 AM हो रहा है, ठीक है, तो जब ये ट्यूसडे को 8 AM पे होगा, ट्यूसडे को 7:50 पे ही ये बता देगा, ठीक है। 10 मिनट है ना, तो 7:50 पे ये हमें बता देगा कि 8 बज गए, 7:50 AM पे, ठीक है। अब क्या होगा कि वेडनेसडे को कब बता देगा ये, 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 घंटे पे, ठीक है। वेडनेसडे को 7:40 पे ही बता देगा, ठीक है। ओके, 7:50 से 7:40 पे, अच्छा 8 नहीं बजाएगा ना, ये 7:40, ठीक है। तो ये हम मोटा मोटी कर रहे हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन, बट हम जस्ट आंसर निकालने की इसमें कोशिश करेंगे, है ना। तो 7:40 AM, इसका मतलब 6 कब बजेगा, 5:40 पे, है ना। 5:40 पे हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट आएगा नहीं वैल्यू, है ना। फिर ये जो 2 घंटे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ घटेगा, बट मान लेते हैं कि 6 AM जो है 5:40 पे हो जा रही है। तो अब 12 घंटा में, जैसे कि मान लेते हैं कि 24 घंटे में 10 मिनट है, तो 5 मिनट तो हम ये मोटा मोटी मान लेते हैं कि 5 मिनट फास्ट, है ना। तो अगर ये 6 PM तक में ये 5:35 हो जाएगा, ठीक है। अब एरर के लिए थोड़ा सा हम 1 मिनट को रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 घंटे में कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, तो 5:36 PM इज द आंसर। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना है, अगर आपको अप्रॉक्स आ रहा है तो आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। 5:40 हो जाएगी, 48 घंटे में 20 मिनट, और 12 घंटे में 25, तो आप वैसे ही 25 घटा करके अप्रॉक्स ये आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इतने का डिफरेंस नहीं आएगा कि 5:35 है तो 5 मिनट का डिफरेंस नहीं आएगा, छोटा मोटा डिफरेंस आएगा, तो आप वैसे भी आंसर लिख सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम एक ऐसा करते हैं कि कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक 5/7 लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर 2 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7/9। तो 7/9 क्या हो जाएगा? अब अगर देखिए 5/7 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 0.71, और 7/9 की क्या हो जाएगा? 977, तो 7/9 हो जाएगी 0.77। तो 5/7 अब क्या पूछ रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब 7/9 ग्रेटर देन 5/7, ठीक है, तो इसका मतलब एडिशन करने के बाद जो नंबर आता है वो बड़ा होगा, बड़ा है, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये गलत हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन ये हो सकता है सही, ऑलवेज इक्वल टू द, यही इसी कंडीशन से इक्वल वाला भी बात खत्म हो गया, हमेशा इक्वल, सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली नहीं, सो द आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस? सो दिस वन इज द 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, तो इधर होगा 10, बट 14 12 10, तो ये 8, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 15 लोग हैं, उसमें से फ्रेंच कितने बोल सकते हैं? 7 लोग। 8 कैन रीड इंग्लिश, सो इंग्लिश वाले हो गए 8 लोग। 3 ऑफ देम कैन रीड नीदर ऑफ दोज 2 लैंग्वेज, 3 नीदर, कोई भी लैंग्वेज को नहीं जानता है, मतलब एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जानने वाले लोग कितने हैं? 15 में से 2 गया तो, 15 में से 3 गया तो इट्स अ 12 ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। सो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज जानता हो, ठीक है। अब 12 लोग लैंग्वेज जानते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच कितने जानते होंगे? अच्छा, 2 लैंग्वेज कितने लोग जानेंगे? 2 लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज जान रहे होंगे, ठीक है, सो दोनों लैंग्वेज क्या हो जाएगा? फ्रेंच कितने हैं टोटल? 15, लेकिन 12 लोग ही लैंग्वेज जानते हैं कोई ना कोई, तो इसका मतलब 13 लोग, 3 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, तो वनली फ्रेंच की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा? 7 लोग हैं, उसमें से 3 लोग हैं दोनों जानते हैं, तो 4 लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, और वनली इंग्लिश की बात होगी तो 8 लोग हैं, उसमें से 3 लोग दोनों जानते हैं, तो 5, तो टोटल जो है एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज जानने वाले वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digit in all, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए ऐसे डिजिट है, 3089 डिजिट जो है वो कैसे हैं, जैसे कि 1 हो गया, 1 2 में ये 2 डिजिट माना है, 1 3 4 होगा तो ये 3 डिजिट होगा, ऐसे करके है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंगल डिजिट वाले पेज अगर कितने होंगे, सिंगल डिजिट वाले पेज जो होंगे वो होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 8 9। डबल डिजिट वाले कितने होंगे? डबल डिजिट वाले होंगे कितने, कितने हो जाएंगे? 10 to 99 में 90 पेज होंगे, तो डिजिट कितने हो जाएंगे? 180 डिजिट होंगे, मतलब 12 है तो 2 डिजिट, 13 2 डिजिट, ऐसे करके, तो 90 पेज होंगे 10 से 99 के बीच में, ठीक है ना, ये 0 से 9 के बीच में, 0 से 9, 10 से 99 2 डिजिट। अब 100 से 999 के बीच में कितने हो जाएंगे? 900 होंगे, है ना, 3 डिजिट, 3 डिजिट कितने हो जाएंगे? 900
3, ठीक है। तो 2700 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो डिजिट है वो है कितने, 3089। तो टोटल डिजिट जो है वो कितने हैं, 3089 माइनस 2700 माइनस 180 माइनस 9। तो ये टोटल कितने बचे हमारे, तो ये बचते हैं 200। मतलब 50 ऐसे भी पेज हैं जिनके 4 डिजिट होंगे, ठीक है। 4 डिजिट वाले भी 50 पेज होंगे हमारे पास, है ना। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, सिंगल डिजिट वाले 9, डबल डिजिट वाले 90, ट्रिपल डिजिट वाले 900 और 4 डिजिट वाले 50 पेज। तो टोटल हो जाएंगे 1049 पेजेज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलोज सम अरेंजमेंट सी ए, ठीक है ना। तो सी सी ए, फिर क्या हो गया, बी ए बी, ठीक है ना, सी बी सी, है ना। क्या हो जाएगा, सी बी और बी, ठीक है ना। तो सी सी ए बी ए, ठीक है ना, बी सी है ना। सो द आंसर इज, ये आप सारे देख के भी रख सकते हैं कि कौन सा ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg, है ना, ठीक है। तो ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg, ठीक है। The average of the weight of the children and their father is 52. If the weight of the father is 60 kg, then what is the weight of, ठीक है, ठीक है। तो a family has 2 children along with their parents, 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं। एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर मदर इज 50 kg, मतलब चिल्ड्रेन 1 प्लस चिल्ड्रेन 2 प्लस मदर का जो एवरेज है वो है 50 kg, ठीक है। तो टोटल वेट कितने हो जाएंगे, चिल्ड्रेन 1 प्लस चिल्ड्रेन 2 प्लस मदर इज इक्वल टू हो जाएगी 150 kg। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड देयर फादर, मतलब कि चिल्ड्रेन 1 प्लस चिल्ड्रेन 2 प्लस फादर का जो एवरेज वेट है वो है 52 kg। तो इसका मतलब चिल्ड्रेन 1 प्लस चिल्ड्रेन 2 प्लस फादर का वेट 156 kg हो गया। अब फादर की एज हमें दी हुई है 60 kg, तो इसका मतलब C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, दोनों चिल्ड्रेन की हो जाएगी 156 माइनस 60 विच इज 96 kg। तो अब मदर का पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में मदर इज इक्वल टू 150 माइनस 96 विच इज 54 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डोमिनेशन, रुपीज 1, 10 और 50, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे बिल ऑफ 107, है ना। तो या तो क्या करेंगे, 107 का सिक्का दे देते हैं, 107 रुपीज 1 का, ठीक है। या तो 97 रुपया देते हैं और एक 10 का नोट दे देते हैं, ठीक है। या तो 87 रुपीज़ 1 का कॉइन देते हैं और 2 10 का कॉइन दे देते हैं, या 77 1 का कॉइन और 3 10 का कॉइन, ठीक है, प्लस करो आप 67 1 का कॉइन प्लस 4 10 का कॉइन, 57 1 का कॉइन प्लस 5 10 का कॉइन, 67 1 का कॉइन प्लस 6 10 का कॉइन, 77 1 का कॉइन प्लस 7 10 का कॉइन, ओके। नो, इट्स अ 47, इट्स अ 37, 27 1 का कॉइन प्लस 8 इंटू 10, 17 1 का कॉइन प्लस 9 इंटू 10, 7 1 का कॉइन प्लस 10 इंटू 10 का कॉइन, ठीक है। इतने हो गए। प्लस ऐसा करते हैं 7 इंटू 1 प्लस 50, 5 इंटू 10 प्लस 50, एक 50 का रखते हैं, ठीक है, 2 50 का रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 7 का रख लेंगे। या ऐसा कर सकते हैं 17 कॉइन 1 का रखें, या 50 का एक रखें और 2 50 का 1 का रखें, 2 50 का 1 का 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 50 का 1 का
10 का 4 रख ले, ठीक है। या 27 कॉइन 1 रुपये का रख ले, 10 का 3 रख ले और 50 का 1 रख ले, ठीक है। या 50 का 1 रख ले, ठीक है, और 37 का 1 रख ले और यहाँ पे 2 10 का रख ले। या 1 10 का रख ले, 47 1 रुपये का कॉइन रख ले और प्लस 50 का 1 नोट रख ले, ठीक है। या 57 रुपये का 1 का सिक्का रख ले और प्लस 50 का 1 कॉइन रख ले। यही इतनी पॉसिबिलिटी होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो द आंसर इज 18 वे से आप 107 रुपया पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ए स्टार्ट करता है, जाता है 20 मीटर ईस्ट में, वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंट। यहाँ पे इसको मिलता है क्या, बी, है ना। दे टुगेदर वॉक 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर दोनों साथ में करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। देन ए टर्न लेफ्ट, ठीक है, ए लेफ्ट हो जाता है एंड बी टर्न राइट। और दोनों, ए 2 मीटर चलता है और ये 8 मीटर चलता है, ठीक है, ये ए और ये बी। इसके बाद क्या होता है, अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर, 4 मीटर चलता है, ठीक है, टू रीच हिज ऑफिस। ए टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 मीटर, ये ऐसे चलता है 12 मीटर तक चलता है टू रीच ऑफिस, है ना। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिस, ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये अगर 8 है तो ये कितने हो गए, 4, और ये हो जाएगा 10, ठीक है, यही होगा 10। ओके 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 ओके। बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। ओके, सो यहीं पे काम ख़त्म नहीं हो रहा है, 4 मीटर के बाद फिर से राइट ये 5 मीटर चल रहा है। अब ये पूछ रहा है ये 5 मीटर चल रहा है, तो अब पूछा जा रहा है कि इसके बीच में ये बी हो गया और ये यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच में तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने हो गए 10 और 5 15 का स्क्वायर, ठीक है। नो नो, इट्स ये 4 मीटर है, इतनी टोटल 12 है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। सो द आंसर ए बी के बीच में डिस्टेंस होगी 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। P and Q both are prime number, P plus Q is an odd integer, ठीक है, P और P plus Q is an odd integer, तो PQ is PQ an odd integer, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि S1 alone is sufficient to answer this question। प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7, ठीक है। तो P and Q an odd integer चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर P and Q बोथ आर प्राइम नंबर्स, अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो P Q 2 और 3 ले लेते हैं, तो ऑड इंटीजर ऑलवेज होगा नहीं, तो S1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं, ठीक है। अब अगर हमें बता देता है P Q इज एन ऑड, अच्छा, 2 नंबर का सम ऑड तभी होगा जब, ठीक है, एक नंबर ऑड होगा, है ना। 2 + 3 5, है ना, 5 + 4 9, है ना, क्योंकि 4 + 4 दोनों इवन होगा, ठीक है, या दोनों ऑड भी अगर होगा, 2 ऑड 2 + 2 अगर ऑड होगा, ठीक है ना, ऑड प्लस ऑड ये हो जाता है इवन, और इवन प्लस इवन वो भी हो जाता है इवन नंबर। तो अगर P + Q ऑड इंटीजर है, इसका मतलब है एक ऑड है और एक इवन है, ठीक है। सो ऑड इंटू इवन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या ऑड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ऑड नहीं होगा, ये तो इवन होगा। तो ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछ रहा है कि इज P Q एन ऑड इंटीजर, तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आंसर कौन से दे रहा है कि S2 एलोन होगा सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, P Q ऑड नहीं होगा। ये सिर्फ हम S2 से पता कर सकते हैं। अगर S1 होता, है ना, S1 अगर होता P and Q बोथ आर प्राइम नंबर, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ऑड होगा कि नहीं। जैसे 2 3 5 7 है, तो अगर मान लेते हैं 7 × 3 करेंगे तो ऑड आ जाता है, 2 × 5 करेंगे तो इवन आ जाता है, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि P × Q
ऑड है कि इवन है, बट पी क्यू अगर ऑड इंटीजर है इसका मतलब एक इवन होगा एक ऑड होगा, तभी ऑड इंटीजर होगा। तो इवन इंटू ऑड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा कि क्या ऑड इंटीजर है वो हमें इससे हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज डेट ऑफ 2009। अच्छा, 365 डे में क्या होता है, 1 ऑड डे, ठीक है, और 366 डे में मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा है ना 2 ऑड डे। जब लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डे। अब हमें मान लेते हैं कि सेम कैलेंडर होने के लिए 7 ऑड डे चाहिए, 7 ऑड डे तभी होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 5 नॉर्मल ईयर के, क्योंकि 4 साल में एक तो लीप ईयर आएगा ही आएगा, और 2 लीप ईयर वाले के ऑड डे, है ना, तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2009 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें मंडे होगा तो 2010 में ट्यूसडे, 11 में वेडनेसडे, 12 में थर्सडे, 12 चूँकि लीप ईयर है तो सीधे 2013 में सैटरडे, 2014 में संडे, और 2015 में फिर से मंडे। सो द आंसर इज 2015, ठीक है। इसका मतलब 6 साल चाहिए, 2009 प्लस 6 साल, 5 नॉर्मल ईयर के और 1 लीप ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 136 इज एडेड टू 5b7। सो 5b7 है, वहाँ पे ऐड होता है 136 और आता है 7a3। a and b आर इंटीजर। इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि उसकी जो सम होगी है ना वो भी डिविजिबल बाई 3 से। तो 7 + 3 कितना होगा, 10, ठीक है। तो 10 + a, ठीक है। तो 10 + a, तो a की जगह पे क्या हो सकता है, या तो 2 होगा 12 डिविजिबल है, या 5 होगा 15 डिविजिबल है, या 8 होगा, यही 3 हो सकता है जो डिविजल होगा, ठीक है। तो a की जगह पे a एंड b आर इंटीजर्स, तो 8 मान लेते हैं ये होगा। अब हम अगर बात करते हैं, चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 7 6 13 का 3 बचा 1, तो 3 1 4, अगर हम इसमें 2 लेते हैं, ठीक है, 2 मानते हैं a की जगह पे, तो 3 1 4 b, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है, b की जगह पे 8, तो 5 8 7 1 3 6 7 2 3, सही होगा। सो द आंसर इज 8। एक कोई भी आप लेके देख लीजिए 2 ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इज रिटन इन लोअर केस, ठीक है, बी के बाद जितने भी है वो एवरी अल्टरनेटिव, ये जैसे मान लेते हैं कि ए, ठीक है ना, इंक्लूडिंग बी, है ना, तो बी छोटा हो गया, फिर सी बड़ा, फिर डी छोटा, फिर ई बड़ा, एफ छोटा, जी बड़ा, एच छोटा, आई बड़ा, जे छोटा, के बड़ा, एल छोटा, एम बड़ा, एन छोटा, ओ पी छोटा, क्यू क्यू छोटा, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा। सो ए बी सी, ठीक है, बी डी एफ एच, अच्छा जे छोटा, फिर एल छोटा, फिर एन छोटा, फिर क्यू छोटा, फिर आर छोटा, फिर एस बड़ा, टी छोटा, फिर यू भी छोटा, फिर डब्लू एक्स छोटा, क्या होगा, फिर वाई बड़ा और जेड छोटा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि फिर कैसे लिखेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो हाफ कब हो गया, जून में, और हाफ के बाद पहला मंथ जुलाई, तो जुलाई कैसे लिखेंगे, जे छोटे में लिखेंगे, ठीक है, यू बड़े में लिखेंगे, है ना, एल छोटे में लिखेंगे और वाई बड़े में लिखेंगे, ठीक है। सो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेज, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 3। मान लेते हैं तीन जो काटा है वो एक्स वाई जेड यूनिट का है।
अब लेंथ ऑफ फर्स्ट पीसेज इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया, 357/3 का एवरेज कितना हो जाएगा, 8/15/3 5। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ द थर्ड। तो y की वैल्यू है फर्स्ट, ठीक है, मतलब 5 प्लस 1/3 ऑफ थर्ड नंबर। ठीक है, नाउ द थर्ड पीस इज इक्वल टू, थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेज टुगेदर। 5 प्लस y, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 प्लस z/3। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 10 प्लस z/3, तो 2z/3 इज इक्वल टू 10, तो z इज इक्वल टू 15 इज द आंसर। सो लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर, ओके, तो z 15 हो गया। सॉरी, ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर पूछा जा रहा है, मतलब x y z सबकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो z की वैल्यू 15 हो गई, x की वैल्यू 5 होगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 15/3, सो 10, सो 15 15 30 यूनिट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सीक्वेंस 157357435 ठीक है, हाउ मेनी सच 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। 7 के बाद आता है, ठीक है ना, इमीडिएटली फॉलोड बाई 7, मतलब 5 जो होगा उसके बाद 7 आता है। तो 5 के बाद 7 कितने हैं, 1 2 और 3। अब क्या बोल रहा है, विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 3 बट आर, तो 7 के साथ, लेकिन प्रिसीडेड बाई 3 नहीं है। तो प्रिसीडेड बाई 3 में कौन नहीं है, ये वाला जो है ये प्रिसीडेड बाई 3 है, 3 के बाद आता है। ठीक है, ये 5 जो है वो 3 के बाद आता है, तो इस 5 को हम हटा देते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 2 ऐसे 5 हैं। डिड सम मिस्टेक, ओके, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 के प्रिसीडेड है, तो ये भी नहीं होगा। सो द आंसर इज 1। ठीक है, 3 के बाद नहीं आना चाहिए और 7 बाद में आना चाहिए 5 के, मतलब 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 के बाद 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर A B C D E F and G with 3 फीमेल, 3 फीमेल है। G is a widow and sister in law of D's father F। ठीक है, ठीक है, B and D are sibling। ठीक है, A is daughter of B, A is A डॉटर है किसकी, B की, यहाँ ठीक है। C इज कजन ऑफ B, और B और D हमने बताया सिबलिंग है। ठीक है, और C इज कजन ऑफ B, तो ये भी C यहाँ पे हो गया, C इज कजन ऑफ B। ठीक है, अब हमें बताया है कि G इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ D। D की सिस्टर इन लॉ है ना, कौन, G, है ना, G की सिस्टर इन लॉ है, तो भाभी है ये मान लेते हैं G यहाँ पे, और G इज ए विडो है, और सिस्टर इन लॉ ऑफ D, डीज फादर F, D की फादर F है, ओके, F की सिस्टर इन लॉ है ना। G इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर F की सिस्टर इन लॉ, सॉरी, सो F का सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो F की सिस्टर इन लॉ। अब पूछा B एंड D आर सिबलिंग, ये ठीक है, B एंड D सिबलिंग है, एंड A इज डॉटर ऑफ B, C इज कजन ऑफ B, हु इज E। ठीक है, अब 3 फीमेल हैं, तो ये तो विडो है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 मेल है। ठीक है, तो डीज फादर F ये हो गया, ये फीमेल हो गया, A फीमेल है, G फीमेल है, तो एक और फीमेल हमें चाहिए, वो E है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं E। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हु इज E, वाइफ ऑफ F। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ग्रैंड मदर ऑफ A, अंट ऑफ C, क्या होगा इसमें, क्या E जो है F की ये है, ओके, B एंड D सिबलिंग है और इसका है, तो ये दोनों पेयर कर देते हैं, है ना।
तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, तो इस दोनों के ये हो जाएंगे बच्चे। तो वाइफ ऑफ एफ है, एफ की वाइफ है, सही है, ठीक है, फैमिली है, ओके। नाउ क्या है, ग्रैंडफादर ऑफ ए, ई इज ए ग्रैंड मदर ऑफ ए, बिल्कुल ई जो है सो ग्रैंड मदर ऑफ ए है, ये भी सही है, और सी की आंटी है, ये भी सही है, ठीक है। सो आंसर ये सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन अ ब्लैक और वाइट कलर्स, ब्लैक से या वाइट कलर से, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड। देखो टोटल साइड होते हैं क्यूब में 6, ठीक है। तो 6 साइड होते हैं, तो या तो एक कंडीशन क्या होता है कि ऑल साइड को हम लोग वाइट कर दो, या ऑल साइड को आप ब्लैक कर दो, ये तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक से या वाइट से, तो दो तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 6 में से कोई भी दो चूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो दो तो ये हो गए, ठीक है। अब हमें जैसे मान लेते हैं कि 6 साइड है, तो पहला एक आप कर दो ये ब्लैक, सुनो अब इसमें ऐसा किया जा सकता है कि जैसे कि एक ब्लैक हो गया, ब्लैक है, ठीक है, और ये वाइट है, तो एक साइड ब्लैक 5 साइड वाइट, या 2 साइड ब्लैक 4 साइड वाइट, 3 साइड ब्लैक 3 साइड वाइट, 4 साइड ब्लैक 2 साइड वाइट, और 5 साइड ब्लैक 1 साइड वाइट, ठीक है। लेकिन इसमें जो 3 साइड तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 4 में जैसे ये तो एक हो गया, ये एक 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या आएगा, तो एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल हमारे 7 वे हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 एडजेसेंट साइड ब्लैक और 2 अपोजिट साइड वाइट। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ब्लैक है तो कौन सा ब्लैक होगा, दोनों एडजेसेंट साइड को ब्लैक और 2 अपोजिट साइड को वाइट कर दें, है ना। तो 2 तरीका इसमें हो गया, तो एक तरीका और हो गया, ठीक है। अगेन इसमें भी सेम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, तो 2 तरीका ही हो गए। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक तरीका हो सकता है जैसे 3 वाइट करने हैं और 3 ब्लैक करने हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 अपोजिट साइड को वाइट कर दे, एक सेंटर साइड कर दे को भी वाइट कर दे, और 3 साइड को ब्लैक कर दे, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इसमें भी आपको एक तरीका और आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए, 6 साइड है हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे तरीके हैं जिससे कि ये क्यूब पेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाई इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, तो या तो 1 2 3 कर दो 6 हो गया, या 4 1 1 कर दो 6 हो गया, या 2 2 2 कर दो 6 हो गया। तो इसको अगर बात करें इसको, तो 1 2 3 या 3 2 1 हो सकता है। तो ये जो है 1 2 3, इसको हम लोग 6 तरीके से लिख सकते हैं, 3 नंबर है उसको 6 तरीके से सजाया जा सकता है ना, फैक्टोरियल 3 है ना, तो 6 वेज से सजाया जा सकता है। और ये जो है ये 4 1 1 है, तो 1 1 को तो कैसे लिखेंगे पता नहीं, बट कैसे लिख देंगे, फैक्टोरियल 3 बाई 2, 2 बार 1 है तो फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 3 वेज से, क्योंकि 1 और 1 को चेंज करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना, है ना। तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3 तरीके हो गए, ठीक है। या तो 1 4 1 होगा, या 4 1 1 होगा, या 1 1 4 होगा, तीसरा कुछ और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए, और 2 2 2 का तो एक ही वे हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 3 9 1 10, सो 10 ऐसा वे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ये मीन्स डिवाइडेड बाई, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, हैज़ मीन्स माइनस, तो ये क्या होगा, तो 10 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सो 10 माइनस 5
इंटू 1/5, ठीक है, तो 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन 8 डिजिट नंबर, ये है लिव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है। तो 3 से डिविजिबल का रूल्स क्या है कि सम जो है सो होनी चाहिए 3 से डिविजिबल। 4 2 6 5, 11 2 13, 7 20, 24 30, मतलब 30 हुआ, है ना। तो अब b 30 प्लस b जो डिवीजन होना चाहिए, तो या तो 0 होगा तब भी 3 से डिविजिबल होगा, या 3 होगा 33 होगा, या 36 होगा, या 39 होगा, तब भी 3 से डिविजिबल होगा। तो टोटल कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। रिमाइंडर 4 का मतलब है, रिमाइंडर 0 का मतलब है कि पूरी तरह से डिविजिबल होगी, तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है एक पे, ठीक है। नाउ 6 स्टूडेंट A B C D E and F appeared in a several test. Either C और F scores the highest, ठीक है, या तो F होगा हाईएस्ट या C होगा हाईएस्ट, ठीक है। Whenever C scores the highest, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब मान लेते हैं दो कंडीशन बनती है, या तो C हाई है तो क्या होगा, या F हाई है तो क्या होगा, ठीक है। अगर इफ, ठीक है, वेन एवर सी स्कोर्स द हाइएस्ट द ई स्कोर्स द लिस्ट, तो ई जो होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। और वेन एवर एफ स्कोर्स द हाइएस्ट बी स्कोर द लिस्ट, तो बी सबसे कम होगा, ठीक है। अब क्या है, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क, डी स्कोर हाइयर देन ए, और दोनों कंडीशन में, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, डी स्कोर्स हायर देन ए, डी स्कोर्स हायर देन ए, ठीक है। बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, ओके। अ स्कोर्स हायर देन बी, ए स्कोर्स हायर देन बी, सी स्कोर्स हायर देन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन, डी बड़ा है इससे, डी, फिर ए, फिर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, सी हाइयर होगा, सी हाईएस्ट होगा तो ई लास्ट होगा। तो अब इस दोनों में, इस कंडीशन में क्या होगा, सी ग्रेटर देन, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, ई लास्ट है ना, तो ई लास्ट है। और अगर एफ होगा बड़ा तो लास्ट क्या होगा, टोटल कितने लोग हैं, 6 स्टूडेंट हैं, तो एफ होगा तो बी लास्ट होगा। अब सी डी ए बी को इसमें संभालना है ना, तो बी है तो सी डी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और यहाँ पे अगर बात करें एफ डी ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है ना, अब इसमें एफ की एक्चुअली वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है, और ई की भी वैल्यू दी नहीं हुई है। नाउ इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग देन द पोजिशन ऑफ बी, अगर एफ सेकेंड होगा तो बी क्या होगा, एफ अगर सेकेंड हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है कि एफ हाईएस्ट है, तो ये कंडीशन को तो हम देखेंगे ही नहीं। अगर ये कह रहा है कि एफ अगर सेकेंड होगा तो क्या होगा, तो एफ अगर सेकेंड होगा तो सी, फिर एफ सी डी ए बी है, तो उसमें एफ को सेकेंड पे करते हैं, सी एफ डी ए बी, ई लास्ट होगा, क्योंकि सी हाई है तो ए लास्ट है। तो बी की पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 4, फिफ्थ इज द पोजीशन ऑफ बी। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी स्कोर्स द लिस्ट देन रैंक ऑफ सी विल बी, अगर बी लिस्ट है, ठीक है, बी लिस्ट है तो रैंक सी की क्या होगी, सी की रैंक कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं सी डी ए बी है, तो या तो यहाँ पे ई हो जाएगा, या ऐसा होगा एफ सी डी ए और ई बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ई का हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर सी सेकेंड है, क्या है, इफ बी स्कोर्स द लिस्ट, बी स्कोर लिस्ट है मतलब ये कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को पूछ रहा है, तो क्या होगा, रैंक ऑफ सी विल बी, रैंक ऑफ सी क्या हो जाएगा, सेकेंड या थर्ड। अगर ई यहाँ पे होगा तो थर्ड होगा, और ई यहाँ पे होगा तो सेकेंड होगा, तो सेकेंड और थर्ड इज द आंसर। इफ ई इज रैंक थर्ड, अगर ई थर्ड रैंक पे है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ई थर्ड रैंक पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ सी ई डी ए बी, ठीक है। तो ई रैंक थर्ड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है, सी ई गेटर देन गेट्स मोर मार्क्स देन सी, नो गलत है, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, ठीक है। सो द आंसर इज
सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन है इस पे, है ना। ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। सो 2 इंटू सोहन की हाइट को हम सोहन ही मान लेते हैं, ठीक है, इज लेस देन मोहन, ठीक है। तो इसका मतलब सोहन की हाइट से मोहन की लेस है, ठीक है। और सेम रोहन की भी बोल रहा है, तो एस रोहन से भी छोटा है, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, ट्वाइस रोहन की वेट इज ग्रेटर देन मोहन या ग्रेटर देन सोहन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, मोहन की वेट सबसे ज़्यादा है, नहीं, मोहन तो आप देख रहे हैं कि रोहन की हाइट बड़ी है मोहन से, है ना, और रोहन की हाइट सोहन से भी बड़ी है ना। तो रोहन की हाइट बड़ी है तो वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट नहीं, वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट नहीं, रोहन की सोहन से बड़ी है, वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, रोहन की वेट ग्रेटेस्ट है, ठीक है, रोहन की सोहन से है बट सोहन से मोहन की ज़्यादा है ना। हुज वेट इज ग्रेटेस्ट, ये हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। सो दो हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो वेट ऑफ मोहन इज लिस्ट, वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट। हाँ, सोहन से सब बड़ा ही है, तो ये हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट। सो द आंसर इज दिस वन, हुज वेट इज लिस्ट can't determine, or weight is Rohan is list. Okay, okay, so this is all about CSAT 2019. In next video we are going to cover CSAT 2020 onwards. So thanks for watching.